हेलो, गुड आफ्टरनून। आप कैसे हैं? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे इस सांगरिया सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम आपको आज पढ़ा रहे हैं गणित विषय, और गणित विषय में सबसे पहला टॉपिक जैसे ऊपर आप देख रहे हो क्या है कि संख्या पद्धति। तो हम आज शुरुआत कर रहे हैं संख्या पद्धति की। तो संख्या पद्धति क्या है कि वास्तव में संख्याओं को प्रदर्शित करने की जो एक विधि है उसको हम संख्या पद्धति कहते हैं। वैसे पद्धति की बात करते हैं तो यहाँ पद्धतियाँ तो 3 तरह की होती है, केवल हम बात करते हैं यहाँ पर पद्धति की। तो पद्धति कितनी होती है? 3 तरह की पद्धतियाँ होती हैं। एक तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय। दूसरी हो गई भारतीय, और तीसरी पद्धति क्या हो गई? दूसरी तो भारतीय, और तीसरे नंबर पर आ गई रोमन पद्धति। तो यहाँ पर जब हम संख्या पद्धति की बात करते हैं तो यह 3 प्रकार की पद्धतियाँ हम काम लेते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को केवल यहाँ तक इतना ही समझेंगे कि पद्धतियाँ कितनी हैं उसके बारे में। फिर तो हम बात सिर्फ और सिर्फ संख्या की करेंगे। तो यहाँ पर पद्धति पूछी गई तो मैंने एक बार पद्धति बता दी कि यहाँ पर संख्या पद्धति जो है उसमें पद्धतियाँ, एक सिस्टम जो है वो सिस्टम 3 टाइप के हैं, क्योंकि यहाँ इस टॉपिक का जो नाम है वो नंबर सिस्टम। तो सिस्टम में क्या आ गया? अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय और रोमन, हिंदू अरेबिक जिसको कहते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय में जो संख्याएं लिखी जाती है वो 0, 1, 2, 3, वो तो आप कॉमन देख ही रहे हो। लेकिन भारतीय में क्या हो जाएगी? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हम भारतीय अंकों को काम लेते हैं। रोमन में क्या है? वहां पर संकेत है। यहाँ पर क्या है? संकेत है। तो संकेत क्या हो गए? आई का हो जाता है, वी का हो जाता है, एक्स का हो जाता है, एल का हो जाता है, सी हो जाता है। ये कुछ यहाँ पर पद्धतियाँ हैं जिसमें डी हो जाता है और एम हो जाता है। तो ये रोमन संकेत काम लेते हैं। तो मैं यहाँ पर केवल आपको पद्धति बता रहा हूँ, इनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, केवल हम संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो पहले टॉपिक में हमारे पास सामने कितनी कि पद्धतियाँ 3 प्रकार की है। पद्धति कितनी हो गई? पद्धति 3 प्रकार की हो गई। कि यहाँ पर हम जब इसका विभाजन करते हैं तो विभाजन करते समय ये पद्धतियाँ कितने प्रकार की हो गई कि संख्या पद्धति में ये पद्धति 3 प्रकार की। पहला प्रकार हो गया कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया भारतीय पद्धति। और तीसरी कौन सी हो गई? तीसरी हो गई रोमन पद्धति। अब पहले और दूसरे में तो आप देख रहे हो सीधी सीधी संख्याएं ली गई है, लेकिन रोमन में क्या लिया है? रोमन में संकेत लिए गए हैं। तो इन संकेतों से ही वो सारी गिनती लिखते हैं। अब हम बात करते हैं संख्याओं की। तो जब हम संख्याओं की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है संख्या, सबसे पहले जब अपन बात करते हैं तो संख्या को सबसे पहले हम 2 भागों में बांट देते हैं। संख्या को 2 भागों में। कौन सी 2 भाग? एक तो वास्तविक संख्या है। कैसी? वास्तविक संख्याएं। और दूसरी कैसी संख्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी काल्पनिक। अब यहां पर 2 प्रकार की संख्या ले ली हमने, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अभी हम जो जितनी भी संख्या पढ़ेंगे वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होगी। हम जितनी भी चर्चा करेंगे वो सारी चर्चा किस पर होगी? वास्तविक संख्याओं पर होगी। हम काल्पनिक संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कौन सी दूसरी संख्या है? काल्पनिक संख्याएं। तो इस संख्याओं के बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे। हम किसकी जानकारी लेंगे? वास्तविक संख्याओं की। यहाँ पर मैं इतना आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो हमने संख्याएं ली है वो संख्याएं 2 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली संख्या कैसी हो गई? वास्तविक, और दूसरी हो गई काल्पनिक। अब इन दोनों में फर्क क्या है? वास्तविक संख्याएं जितनी भी है वो सब संख्या रेखा पर प्रदर्शित होती है। मतलब इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। कि वास्तविक संख्या जो भी है उनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके उल्टे क्या हो जाएगा कि यहां पर हम लिख सकते हैं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो ये दोनों प्रकार की चीज हो गई आपके सामने।
कि क्या हो गया कि संख्या जब सबसे पहले हमने शुरुआत की तब तो हमने ले ली पद्धति ली, तो उस पद्धति में सबसे पहली चीज क्या आ गई, पद्धति में सबसे पहली चीज आ गई आपके 3 पद्धतियां। कौन सी पद्धति? अंतरराष्ट्रीय, भारतीय, रोमन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं संख्याओं की। क्या संख्याएं क्या है? तो जैसे ही हमने यहाँ संख्याओं की बात की, तो संख्याओं की बात करते यहाँ पर शुरुआत करते हमने 2 तरह की संख्याएं यहाँ पर ली। कौन सी संख्या? एक तो वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। अब यहाँ पर जब हम वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं तो थोड़ा मैं पिछली कक्षाओं का पुनरावर्तन करा देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ कि आपने पहले कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी थी। अब वास्तविक संख्याओं की भी हमने यहाँ पर विशेषता बता दी कि वास्तविक संख्याएं कौन सी है कि जिनको हम संख्या रेखा पर पता कर सकते हैं, जिनका एक ठिकाना हो जहां हम उसको ढूंढ सकते हैं, लेकिन इनका कोई ठिकाना नहीं, इनको संख्या रेखा पर हम ढूंढ नहीं सकते। कुछ विशिष्ट तरीकों से हम इसको पता करते हैं और ये हम बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं संख्याओं की और वास्तविक संख्याओं की, तो कुछ संख्याएं हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो संख्याएं कौन कौन सी है, उन संख्याओं की बात करते हैं। तो वो संख्याएं जो है अपन यहाँ पर देख, वो संख्याएं कौन सी है और किस प्रकार की वो संख्याएं बनती है। तो यहाँ पर जब बात हम केवल संख्या की करते हैं तो कौन कौन सी संख्याओं के बारे में हमने पढ़ रखा है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज, हम सबसे पहली बात जो करते हैं वहाँ पर संख्याओं की, तो सबसे पहली कौन सी संख्या आती है? प्राकृत संख्या। सबसे पहले कौन सी संख्या आती है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्याओं को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। और ये संख्या जो है कहाँ से प्रारंभ होती है? 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। मतलब जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है उनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो संख्या हमने देखी वो संख्याएं कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अपन W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं को हम W से प्रदर्शित करते हैं कि पूर्ण संख्या में क्या होगा कि प्राकृत संख्याएं तो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक बढ़ती है, जबकि पूर्ण संख्याएं जो है वो 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक बढ़ती है। तो ये 2 प्रकार की संख्याएं। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो तीसरी संख्या कौन सी आएगी? तीसरे में आ जाएगा पूर्णांक। तीसरे में क्या आएगा? पूर्णांक। तो पूर्णांक को हम इंटीजर i से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पूर्णांक में दोनों प्रकार की संख्या होती है। जब हम संख्या रेखा पर बात करते हैं संख्या की, तो वहां पर संख्या, अगर मैं एक संख्या रेखा बनाता हूं यहाँ पर कि ये एक संख्या रेखा है और ये एक 0 हो गया। अगर मैं संख्या रेखा में इधर जाता हूं, सीधे हाथ की तरफ बढ़ता हूं, तो मेरे को यहाँ पर कौन सी संख्या मिलेगी? क्योंकि सारी 0 से बड़ी है तो 1 यहाँ पर संख्या मिलेगी। 1 2 3 4 5। क्या मैं यहाँ आगे बढ़ता जाऊंगा तो क्या ये संख्या खत्म हो जाएगी? क्या संख्याएं तो खत्म नहीं होती है। तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया कि मैं जब बढ़ता हूँ यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ रहा हूँ। अब जब यहाँ से स्टार्ट कर दिया 0 से, तो यह 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार क्या हो गई? ये प्राकृत संख्या हो गई। या इन संख्याओं को हम गणनीय संख्या भी कह सकते हैं, जिनके द्वारा हम गणना कर सकते हैं। तो ये गणनीय संख्याएं भी कहलाती है। कौन सी संख्याएं कहलाती है? गणनीय संख्याएं। कौन सी? प्राकृत संख्या जो गणनीय संख्याएं भी है। कि प्राकृत संख्या को हम क्या कहते हैं? कि गणनीय संख्याएं भी कहते हैं। तो प्राकृत संख्या जो 1 से, और अब यहाँ अपन संख्या रेखा की बात करते हैं तो मैं तो अभी एक तरफ ही बढ़ा। अगर क्या मैं इधर जाऊंगा तो क्या मुझे संख्याएं नहीं मिलेगी क्या? या यहाँ से पीछे आया तो क्या मुझे शून्य नहीं मिला क्या? तो ये शून्य भी मिला। और अगर इस तरफ जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस की संख्याएं भी यहाँ पर मिलेगी। कौन सी संख्या है? माइनस की। तो ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गए, जिनको हम इंटीजर्स कहते हैं। इसको Z से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक जो है i इंटीजर्स हो गए। तो इनको हम किससे, यहाँ कौन सी संख्या के? ऐसी संख्या जो माइनस में भी अनंत तक चलती है। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और ये अनंत तक। तो 3 तरह की अभी तक हमने संख्या देख ली, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। अब मेन मुद्दे की बात आती है अपने पास, जो हमारे इस 9th क्लास में दे रखी है कि यहाँ पर क्या इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है क्या? क्या इन दोनों के बीच में संख्या नहीं है क्या? क्यों?
तो संख्याएं तो है भाई, तो अब वो संख्याएं कहाँ गई, वो तो इसमें आई नहीं। तो वो संख्याएं क्या होगी जो 0 और 1 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, या -1 और -2 के बीच में, तो वो कहाँ गई। तो ये संख्याएं भी तो है, केवल इतनी ही संख्याएं थोड़ी है, क्योंकि अभी हम बात करते हैं तो क्या ये संख्याएं खत्म हो गई क्या, नहीं खत्म नहीं। तो ये जो बीच में संख्या आ गई जिसमें हम बट्टे की बात कर रहे हैं, जिसमें हम पॉइंटों की बात कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार की संख्या हो गई। तो यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ अपने मेन जो टॉपिक की बात है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि इनके बीच की जो संख्या है वो कौन सी है। तो यहाँ पर जब आते हैं तो संख्या जो है उसमें हम वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत 2 प्रकार की जो और संख्या जो हम पढ़ते हैं, उस वास्तविक संख्याओं में जो मुख्य 2 संख्याएं आती है वो संख्याएं कौन सी होगी, वो संख्या होगी आपके सामने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो यहाँ से अपने 9वीं कक्षा में जो है उसका प्रारंभ होता है चैप्टर कि कौन सी संख्या आ जाती है। और यहाँ पर 2 प्रकार की संख्या, एक तो हो गई परिमेय संख्याएं, और दूसरी क्या हो जाएगी, और दूसरी हो जाएगी अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अब यहाँ पर जब हम परिमेय संख्या की बात करते हैं तो परिमेय संख्या क्या है कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी। अगर अपन बात करते हैं परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या, तो इसका जो परिभाषा होगी क्या होगी, वे संख्याएं, क्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां Q का मान Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, परिमेय संख्याएं। अब जब यहाँ परिमेय संख्या की बात आती है तो सीधा सा बात आती है, परिमेय संख्या थी तो दशमलव तो आएगा। तो परिमेय संख्या हो गई जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और वहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे आप कोई भिन्न लिख रहे हो, तो भिन्न लिख रहे हो तो ये क्या गया, 5/2 ये एक परिमेय संख्या है। आपने लिख दिया 7/9 ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन आपने लिख दिया 10/102/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 102/0 लिखते हैं तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 के पहाड़े में कभी हम पहाड़ा इसका बोलते हैं तो 0 का पहाड़ा आप कितनी बार भी बोल दो उसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। तो जब हम हर में 0 लगा देते हैं तो वह क्या हो जाता है, उसका मान हो जाता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो उसका मान क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। या अगर ऐसी कोई संख्या जो परिमेय संख्या लिखी गई उसमें वो नीचे वाली संख्या, अब यहाँ पर ऊपर और नीचे वाली संख्या का नहीं, यहाँ पर P/Q अपन जो लिखते हैं तो उसमें ये क्या हो गया, ऊपर वाली संख्या तो हो गई अंश और नीचे वाली क्या हो जाएगी, हर। मतलब इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ जब बात करते हैं, अगर यहाँ पर आपका हर जो है वो 0 बन गया तो वह कभी भी हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते, वो हमेशा क्या होगा, अपरिभाषित होगा। मतलब हम उसका मान निकाल ही नहीं सकते। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर परिमेय संख्याओं की, तो इसमें मुख्य रूप से जब हम परिमेय संख्याओं को बदलते हैं तो बदलते समय दशमलव का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो दशमलव है आपके, वो दशमलव भी किस 2 प्रकार में पाए जाते हैं, दशमलव भी 2 प्रकार में। क्योंकि अब हम आगे जो बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की, तो अपरिमेय संख्या जो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ कुछ जो संख्या हमने लिखी है वो परिमेय संख्या है, लेकिन जब अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इसको दशमलव में बदलते हैं। और यहाँ जब दशमलव में बदला जाता है तो दशमलव के भी 2 प्रकार होते हैं, दशमलव के भी 2 प्रकार होते हैं। अब दशमलव के 2 प्रकार कौन से हो गए, यहाँ पर एक प्रकार तो हो गया दशमलव का शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा, दूसरा प्रकार हो जाएगा अशांत दशमलव। दूसरा क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। तो ये दशमलव के 2 प्रकार हो जाएंगे आपके पास।
कौन से प्रकार हो गए? एक तो शांत दशमलव और एक अशांत। जब हम ये संख्या पद्धति और संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं तो ये परिमेय संख्या जब आती है तो परिमेय संख्याओं को सबसे पहले उसकी परिभाषा क्या बन गई कि जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ q का मान 0 नहीं हो वो सभी संख्या कौन सी है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो और आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि वो संख्या क्या होगी? बिल्कुल परिमेय संख्या होगी। दूसरा क्या चीज़ समझ में आई कि q कभी भी नीचे जो संख्या दे रखी है जिसको हम हर कहते हैं वो कभी भी 0 नहीं था। बिल्कुल ठीक समझ रहे हो आप कि यहाँ जो समझाया जा रहा है वो बिल्कुल हमारे दिमाग में बैठ रहा है और अच्छे से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम अपरिमेय की बात करते हैं तो अपरिमेय संख्याओं में उनको जब दशमलव में बदलते हैं तो वो दशमलव जो है दो प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। अब इनके बारे में हम और आगे विस्तार से जब पढ़ेंगे तो एक पूरा टॉपिक लेकर के आपके सामने आएंगे और शांत और अशांत दशमलव की चर्चा करेंगे। तो शांत क्या है, अशांत क्या और किस प्रकार की संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शांत दशमलव और अशांत दशमलव, आगे अशांत दशमलव को भी हम दो भाग में बांट देते हैं। तो अशांत दशमलव के दो भाग क्या होंगे? अशांत दशमलव के दो भाग हो जाएंगे, अशांत आवृत्ति दशमलव, कैसा? आवृत्ति, और दूसरा क्या हो जाएगा? अनावृत्ति। तो ये अशांत दशमलव के भी आगे दो भाग बन जाते हैं, आवृत्ति और अनावृत्ति के। मतलब ऐसे दशमलव, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब जहां एक कंडीशन में दशमलव भाग समाप्त हो जाते हैं वो शांत दशमलव। और अशांत का मतलब आप भाग लगाते जाओगे, वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा, चाहे पूरी कॉपियां भर दे, पूरी जिंदगी लगा दे, तो वो अशांत दशमलव। अब उस अशांत दशमलव को भी हम दो भाग में बांटते हैं। वो कौन सा हो गया? आवृत्ति और अनावृत्ति। मतलब एक ऐसा कि दशमलव के बाद वो संख्याएं बराबर बराबर चलती रहेगी, आती रहेगी। वही वो संख्याएं जैसे दशमलव के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये अनंत तक चलता रहेगा, तो ये हो गई आवृत्ति। और अनावृत्ति का मतलब क्या हो गया? कि किसी भी क्रम में आ सकती है। तो अनावृत्ति का मतलब 1 2 3 उसके बाद 0 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद 8 आ गया, कुछ भी। जैसे आप पाई का मान लिखते हो तो वास्तव में पाई क्या है? पाई तो एक अपरिमेय संख्या है जो अशांत दशमलव, लेकिन जैसे यहाँ पर मैं 22/7 लिख देता हूँ तो 22/7 क्या हो गई? ये एक परिमेय संख्या हो गई। तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है। पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या, वो किस श्रेणी में आएगी? अशांत अनावृत्ति दशमलव में आएगी, जबकि 22/7 जो है वो परिमेय संख्या में आएगी। अब हम इसका आगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे और इसके कुछ प्रश्न देखेंगे। आज के इस वीडियो में हमने आपको दशमलव और संख्या पद्धति के बारे में समझाने का प्रयास किया। आगे और हम बढ़ेंगे पूरे जोश खरोश के साथ। और जब भी आप बैठो घर पढ़ने के लिए तो मेरी तरफ से इतना कहना है कि पेन कॉपी हम साथ में लेकर बैठे और जो यहाँ पर सिखाया जाता है आप उसके नोट्स बनाइए और उसकी कॉपी डालिए, तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।